विभिन्न सन, विभिन्न समितियों और विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन को लेकर के सामान्य तौर पर 3-4 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। ये एक पूरी कहानी है, वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक संस्कृत शिक्षा की स्थिति क्या रही है, उसको कहानी के तौर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये संस्कृत भाषा कब से प्रारंभ हुई, भाषाई तौर पर कैसे उल्लेख मिलता है, भाषा किसको कहते हैं, भाषा के प्रसंग में तो भाष्यते अनया इति भाषा, जिसके माध्यम से अपने मंतव्य को प्रकट किया जावे उसको भाषा कहते हैं। विभिन्न विशेषताओं की चर्चा हम कर चुके हैं भाषा के शीर्षक के दौरान। दुनिया में यदि हम चर्चा करें तो लगभग 7000 भाषाएं हैं, लेकिन इन भाषाओं का वर्गीकरण प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर। इनको क्लासिफाइड करने की प्लानिंग की गई कि कैसी कैसी विशेषताओं के आधार पर इन भाषाओं को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। एक फ्रेडरिक मुलक नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने लगभग 100 भाषा के परिवार स्वीकार किए गए हैं, लेकिन राइस सभी को एक ही भाषा परिवार का मानते हैं। कहते यहां पर कहा गया है कि भाषा वास्तविक तौर पर प्राकृतिक तत्व है, सभी भाषाओं का मौलिक तत्व एक जैसा है, समान है, इसलिए अलग से कोई वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। भाषा की दृष्टिकोण से यदि हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो विभिन्न परिवारों में से संस्कृत भाषा को जो भारोपीय परिवार है, भारोपीय परिवार की भाषा माना जाता है। भारोपीय परिवार का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसके अंदर पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान तक का एरिया, इधर यदि हम बात करें बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि जब देशों तक का जो एरिया है उसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। और यूरोपियन कंट्रीज, भारत उपमहाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इनको मिलाकर के जो परिवार बना है उसको कहा जाता है भारोपीय परिवार। उस भारोपीय परिवार की भाषा संस्कृत भाषा को स्वीकार किया जाता है। भारत में भी लगभग 100 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत की जो 100 भाषाएं हैं उनको केवल 5 भाषा परिवारों में विभक्त किया जाता है। मतलब दुनिया के जितने भी भाषा परिवार हैं उनमें से भारत की जो भाषाएं हैं उनको 5 परिवारों में डिवाइड किया जाता है। एक तो है जैसे कि भारोपीय परिवार की भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ताई कदाई भाषा परिवार। जब बात करते हैं हम संस्कृत की, जैसे भी मैंने बताया, संस्कृत भाषा विभिन्न भाषा परिवारों में से जो भारोपीय परिवार है, भारोपीय परिवार की भाषा इसको माना गया है। तथ्यात्मक रूप से आप ध्यान रखें, ये जो भारोपीय परिवार है, इस भारोपीय परिवार की भाषाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है शतम वर्ग और एक है कैंटुम वर्ग। इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। शतम वर्ग के अंदर संस्कृत, हिंदी, फारसी, अवेस्ता, बाल्टिक, स्लाविक इत्यादि जो भाषाएं मानी गई हैं, जबकि कैंटुम वर्ग में अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, आयरिश, ये यूरोपियन लैंग्वेजेस कैंटुम वर्ग में है सामान्य तौर पर, और संस्कृत, हिंदी इत्यादि ये शतम वर्ग में है। भारोपीय परिवार को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत कैसे भाषा है, तो संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है और भारोपीय परिवार के अंदर भी शतम वर्ग की भाषा है। हिंदी भी शतम वर्ग की भाषा है, जबकि अंग्रेजी कैंटुम वर्ग की है, तो भारोपीय परिवार की, लेकिन कैंटुम वर्ग की भाषा ये है। इंग्लिश को लेकर के बात कही गई है। तो सामान्य तौर पर यह भाषाई दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करते हैं बोलचाल के रूप में, भाषा का जो पहला उल्लेख है रामायण के अंदर सुंदरकांड के दौरान मिलता है, जब सीता माता की खोज के दौरान पता लग जाता है कि सीता रावण के यहां अशोक वाटिका में रह रही है, तो अपना संदेश हनुमान जी के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम ने संस्कृत भाषा बोल करके हनुमान जी को संस्कृत के माध्यम से ही अपना संदेश दिया। लेकिन हनुमान जी ने
वहां पर एक बात कही कि मैं अशोक वाटिका में जाकर यदि सीता माता को संस्कृत के अंदर ही संदेश कहूंगा तो सीता माता मुझे रावण का ही कोई प्रतिरूप मानते हुए कि मायावी रावण है, कोई रूप या कोई वेशभूषा चेंज करके आ गया है, क्योंकि रावण भी संस्कृत बोला करता था, तो ये जरूर रावण ही होगा। इसलिए वहां पर उल्लेख आता है, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। ये कहते हैं कि यदि वाचम प्रदास्यामि, यदि मैं द्विजातिरिव संस्कृताम, ब्राह्मणों की तरह, द्विज जातियों की तरह संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो रावणम मन्यमाना माम, मुझे सीता माता रावण समझेगी। रावणम मन्यमाना माम, मुझे रावण समझते हुए सीता भीता भविष्यति, जो सीता माता है वो डर जाएंगी, अर्थात मेरे को रावण का ही स्वरूप मानते हुए वो मेरे मैसेज को भी स्वीकार नहीं करेंगी और मुझसे डर जाएंगी। इसी श्लोक के माध्यम से, सुंदरकांड का जो ये श्लोक है, इसी के माध्यम से ये चर्चा मिल जाती है कि तत्काल उस समय के अंदर संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि आपको पता है वैदिक काल की ओर आते हैं, कुछ फैक्चुअल कहानी है, इसलिए मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं, फिर आयोगों के ऊपर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। वैदिक काल से हम चर्चा करें तो आपको पता है वैदिक काल के अंदर जो विभिन्न आश्रम थे, विभिन्न मठ थे, उनके अंदर जो शिक्षा थी संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाती थी। गुरु शिष्य के बीच में पिता पुत्र की तरह संबंध थे। पाठशाला विधि के अंदर सारी चीजें आप विस्तार से देख ही लेते हैं। वेद, वेदांग, ब्रह्म, उपनिषद इत्यादि पाठ्यक्रम में थे। तत्काल उस समय तो गुरुकुल, आश्रम इत्यादि शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन जब जैसे ही वैदिक साहित्य के उपरांत, आपको ध्यान है वैदिक वेदों के बाद में जो मंत्र है, मंत्र जिसको संहिता रूप कहा जाता है, फिर ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते हैं। उपनिषद काल के अंदर, उपनिषद और सूत्र काल के अंदर संस्कृत के जो विद्यालय थे उनका नामकरण टोल रख दिया गया। तत्काल उस व्यवस्था में संस्कृत के विद्यालयों का जो नामकरण है वो टोल रख दिया गया। संस्कृत विद्यालय का जो नामकरण टोल कर दिया गया, और वहां पर जो टोल थे, टोल वास्तव में गुरुकुल, आश्रम या मठ की तरह ही रूप थे। उसमें एक ही गुरुजी हुआ करते थे, छात्र अनेक हो सकते थे, लेकिन गुरु एक ही हुआ करता था। यह भी आप ध्यान रखें। और विशेष तौर पर वाराणसी और नाडिया के जो टोल हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा तत्काल व्यवस्था में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदांतापुरी, जगद्दाला, या फिर हम बात करें काशी, श्रावस्ती, मिथिला इत्यादि, प्राचीन भारत के अंदर शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे, जिनके अंदर आपको ध्यान ही है तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान का जो स्थान है उसके अंदर, नालंदा बिहार में विशेष तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये कुछ तत्काल उस समय जो वैदिक व्यवस्था के समय या प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान के अंदर भी वाराणसी के बाद, मतलब वाराणसी में जितने संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता था, वाराणसी के बाद जैसे काशी प्रसिद्ध रही है, वहां काशी के विद्वान एक फेमस रहा है, आप सभी को पता ही है, काशी जो कि वाराणसी का अपर नाम था। कारण जो वाराणसी है उसी का दूसरा प्राचीन नाम काशी था। काशी के विद्वान फेमस रहे हैं। काशी के बाद यदि कोई दूसरा स्थान आता है संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से, यदि हम बात करें मध्यकाल या तदुपरांत बात करें, तो जयपुर का दूसरा स्थान आ जाता है मध्यकाल के उपरांत। काशी के बाद में राजस्थान के दृष्टिकोण से जयपुर इत्यादि का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर आ जाता है। अब भी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अब यहां पर वैदिक काल के बाद हम आते दूसरे काल, मौर्य काल की ओर, जिसके सामान्य तौर पर आप परिचित होंगे। उस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि आपको पता है राजनीति से जुड़ा हुआ ग्रंथ था। तत्काल व्यवस्था में एक बात विशेष आई, एक तो संस्कृत और एक प्राकृत। एक इसको ऐसे समझिए, वास्तव में देखा जाए ना तो पहले भाषा बराबर संस्कृत, मतलब भाषा का नाम ही क्या था, भाषा ही शब्द था। मतलब जो संस्कृत बोलते थे ना उसको भाषा ही कहा जाता था। भाष्यते अनया इति भाषा, मतलब और कोई भाषा थी नहीं तो इसी को भाषा कहा जाता था।
लेकिन धीरे धीरे जैसे कि सभी प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोगों से वो जो भाषा का ओरिजिनल स्वरूप था वो बिगड़ गया। वो बिगड़ा हुआ जो स्वरूप था, थोड़ा सा उसके अंदर बिगड़ गया स्वरूप, उसको कह दिया गया प्राकृत भाषा। और इस बिगड़े हुए स्वरूप को, इसका जो सुधरा हुआ स्वरूप है, उस सुधरे हुए स्वरूप को ही संस्कृत कहा जाता है। यदि आप संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें ना, तो सुधरा हुआ या फिर परिष्कृत किया हुआ या फिर सुधारा हुआ, इस तरह का अर्थ हो जाएगा। मतलब जो भाषा बिगड़ गई थी, सामान्य लोग जो प्राकृत बोलने लग गए थे, उस की जगह उसमें व्याकरणात्मक अशुद्धियों को दूर करके जब उसको सुधार दिया गया तो वही भाषा क्या कहलाई? संस्कृत कहलाई। मतलब यह हुआ, प्राचीन काल में भाषा का मतलब संस्कृति था, लेकिन कुछ लोगों की अनवधानता बस, बिना सावधानी के बोलने बस, वहां पर प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। सामान्य लोग प्राकृत भाषा, जो अनपढ़ लोग थे या कम पढ़े लिखे लोग थे, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो पढ़े लिखे लोग थे, सभ्य लोग थे, राजकीय लोग थे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। यदि हम तत्कालीन साहित्य को भी देखें, उस समय के साहित्य को भी देखें, तो वहां पर यह बहुत कुछ देखने को मिलता है। सातवाहन काल के अंदर प्राकृत भाषा का विशेष प्रचार प्रसार हो रहा था। हाल ने एक गाथा सप्तशती लिखी, जिसका प्राकृत भाषा में नाम गाहा सत्सई था। इसी सर्ववर्मन का कातंत्र, गुणाढ्य की एक कहानियों की बहुत बड़ी किताब थी, बृहद कथा। इनमें प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया। मतलब एक तरह से देखा जाए, जो भाषा का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था, एक तरह से पूरी तरह से शुद्ध न होकर के उसका ग्राम्य रूप था, उसका एक सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रूप था। सातवाहन काल के अंदर प्राकृत भाषा को विशेष स्थान मिला। इसके बाद आते हैं कुषाण काल के अंदर, ये विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ यहां पर दर्शन, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि के ग्रंथ लिखे गए, शल्य चिकित्सा इत्यादि को लेकर के। लेकिन संस्कृत के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण समय जो माना जाता है, वो समय है गुप्त काल का। गुप्त काल में क्या था सुनिए। गुप्त काल के अंदर जितने भी हमारे संस्कृत साहित्य है, वो सारा का सारा, अधिकांश साहित्य तब लिखा गया। उसमें उस समय जितने भी शिलालेख थे, वो सारे के सारे शिलालेख भी संस्कृत में लिखे गए, और सबसे ज्यादा संस्कृत साहित्य की रचना भी हुई। यदि आप तत्कालीन संस्कृत साहित्य को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का मिश्रण चल रहा था। क्रमिक तौर पर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मध्यकाल की ओर आते हैं। मध्यकाल में जैसे ही मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ 1192 के अंदर, उसके बाद में शिक्षा, संस्कृत शिक्षा का पतन प्रारंभ हुआ। आपने पढ़ा भी होगा, अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय था उसको ढहा दिया गया। काफी जगह संस्कृत के जितने भी शिक्षा के केंद्र थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। अरबी, फारसी, उर्दू का विकास करने की बात वहां पर की जाने लगी। और 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी के आक्रमण से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु 1760 तक यह सीरियल चलता रहा। आपको ध्यान है, मध्यकाल एक तरह से देखा जाए संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही नेगेटिव पीरियड था, नकारात्मक काल था, क्योंकि इसमें संस्कृत के विपरीत धारा एक प्रवाहित हो गई। संस्कृत विद्यालयों का, विभिन्न ग्रंथों का, विभिन्न पांडुलिपियों का नाश इन आक्रमणों के दौरान एक तरह से देखा जाए तो ये विदेशी आक्रांताओं के वजह से संस्कृत शिक्षा पीछे की तरफ चली गई। अब आते हैं आगामी दृष्टिकोण में। अब अंग्रेजों का आगमन हुआ। जैसे कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे पहले व्यावसायिक उद्देश्य थे, फिर धीरे धीरे राजनीतिक उद्देश्यों के अंदर वो समाहित होने लगे। धीरे धीरे ये क्रमिक तौर पर बात आ गई। यहां पर एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अंग्रेजों का जैसे ही प्रभुत्व प्रारंभ हुआ, दो सिद्धांत आ जाते हैं। एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसका नाम है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यह विवाद क्या है सुन लीजिएगा। प्राच्य और पाश्चात्य का फर्क इतना है, प्राच्यवादी ये कहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए और भारतीय भाषाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ये प्राच्यवादी मान रहे थे। जोनाथन डंकन इत्यादि, उनका मानना यही था कि भारतियों को शिक्षा जो देनी है
वो शिक्षा भारतीय संस्कृति की दीजिए और भारतीय भाषाओं के माध्यम से दीजिए। जबकि जो पाश्चात्यवादी हैं, मैकाले इत्यादि, वो क्या कहते हैं कि भारतीय साहित्य भी कोई साहित्य है क्या, भारतीय जगत भी, ज्ञान जगत भी कोई ज्ञान है क्या। तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को जो ज्ञान है अंग्रेजी माध्यम से दो और हमारा जो यूरोपीय ज्ञान है वो देने की बात यहां पर करते हैं। मैकाले तो कह देते हैं कि ये भारत और अरब देशों का साहित्य जितना है ना, उतना तो हमारे यूरोप के अंदर एक लाइब्रेरी है। ये सोच करके ये बात वहां पर चल रही थी। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था, प्राच्यवादियों के अंदर संस्कृत भाषा को लेकर के 1791 के अंदर बनारस के अंदर जोनाथन डंकन, क्या नाम है, जोनाथन डंकन, उसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जैसे कि आपको पता ही है, जोनाथन डंकन ने जिस कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत आयोग के बाद उसको संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। आगे चल करके उसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पहला संस्कृत कॉलेज हम जिसको कह सकते हैं वो है बनारस के अंदर जो संस्कृत कॉलेज था, उसको संस्कृत का पहला विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। इसके बाद में आपने सभी ने पढ़ा होगा 1854 का वुड डिस्पैच, आप सभी ने पढ़ा होगा। शिक्षा से जुड़ी हुई बातें मैं केवल कर रहा हूं। 1882 का हंटर कमीशन, 1902 का विश्वविद्यालय आयोग, 1917 के अंदर भंडारकर प्राच्य विद्या शोध संस्थान, 1919 में अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन। ये शिक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, इस वजह से रख रहा हूं। इतिहास के दृष्टिकोण से 1929 में हर्टॉग कमेटी, 1934 के अंदर यूपी गवर्नमेंट के अंदर सप्रू कमेटी और एबट वुड रिपोर्ट 1936-37 और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा 1937 एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है शिक्षा के दृष्टिकोण से। अभी हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। 1944 के अंदर सार्जेंट रिपोर्ट इत्यादि, ये सारे के सारे शिक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पार्ट थे। एक बार भी इनको आपको सामान्य तौर पर देखना चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की। जैसा कि आप सभी को पता है, बुनियादी शिक्षा के अंदर महात्मा गांधी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यह जो सिद्धांत है आपको ध्यान ही होगा, वर्धा के अंदर 1937 के अंदर एक सम्मेलन हुआ, उसके अंदर यह वर्धा योजना के नाम से जो शिक्षा दी गई, इसी को वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा इत्यादि नामकरण दिया गया। 1936 में इससे पहले भारतीय तालीम संघ की स्थापना हो गई थी। अब इस बुनियादी शिक्षा के अंदर आपको पता ही है 1937 के अंदर जो वर्धा के अंदर शैक्षिक सम्मेलन हुआ था और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उस शैक्षिक सम्मेलन के माध्यम से जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, उसी को कहा जाता है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में क्या क्या था? 7 वर्ष की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, व्यवसाय परक शिक्षा, मतलब यह हुआ 7 साल विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। साथ में व्यवसाय परक शिक्षा, आपको ध्यान है हमारी जो लेटेस्ट शिक्षा नीति है उसमें भी व्यवसाय परक की बात आ गई है। तो व्यवसाय परक शिक्षा की बात की गई। हस्तशिल्प को लेकर के, उत्पादक कार्यों को लेकर के शिक्षा या पढ़ाने की बात यहां पर की गई है। अब यहां पर आपको जैसे कि मैं बता भी रहा था, वर्धा में जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के लिए जो हमें शिक्षा प्लानिंग करनी थी या एक तरह से देखा जाए पाठ्यक्रम बनाना था या पुस्तकें बनानी थी, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, व्यवहारिक पाठ्यक्रम कमेटी का गठन किया गया। और ध्यान रखना, वर्धा योजना के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाने की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और 1938 के अंदर कांग्रेस का जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन के अंदर वर्धा योजना को स्वीकृति मिली थी। मतलब यह हुआ, यद्यपि बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत गांधी जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के जो हमारे पास पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो यह सामान्य तौर पर चर्चा हमने की भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। 1947 में जैसे कि आपको पता ही है भारत देश आजाद हुआ। आजाद होने के उपरांत ध्यान हो संविधान बनना प्रारंभ हुआ।
संविधान बनना प्रारंभ हुआ, संविधान के दौरान विभिन्न प्रकार के वाद विवाद हुए, विचार विमर्श हुए। काफी लोग संस्कृत को राजभाषा बनाने को लेकर के भी पक्षधर थे, लेकिन जैसे कि आपको पता है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन प्राथमिक 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी चलती रहेगी राजकाज की भाषा, और उसको बाद में भी कंटिन्यू कर दिया गया और आज भी चलती आ रही है। यहां पर भारतीय संविधान के अंदर जितनी भी आधुनिक भाषाएं थी, उन आधुनिक भाषाओं को 8वीं अनुसूची, आप सभी ने पढ़ा होगा संविधान के अंदर भी, 8वीं अनुसूची के अंदर उन सभी भाषाओं को समाहित किया गया जो कि आधुनिक भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई थी। और तत्काल जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त 14 भाषाएं थी उस 8वीं अनुसूची के अंदर। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि तत्काल जो 14 भारतीय भाषाएं थी, उन 14 भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा भी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में थी। आज जैसे इसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं वर्तमान तक, और संस्कृत को लेकर के काफी वाद विवाद भी यहां पर हुआ था। 1943 आर्टिकल 1943 के अनुसार राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी अपनी शब्दावली के लिए प्राथमिक तौर पर संस्कृत पर निर्भर रहेगी। हिंदी की शब्दावली, जैसा कि आपने देखा होगा, हिंदी के जितने भी तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द संस्कृत के ऊपर निर्भर हैं, संस्कृत के ऊपर डिपेंडेंट हैं, संस्कृत के ऊपर आधारित हैं। इसलिए ये एक अच्छी बात यहां पर कह दी गई। इसी आधार पर जब कोई नियम की बात आती है, हिंदी के अंदर नियमों के क्लेश की बात आती है, तो इस अनुच्छेद के आधार पर, संस्कृत के आधार पर जो नियम है उसी को ज्यादा बेहतर माना जाता है। यह तो हो गई संविधान की बात, संविधान तक की कहानी। अब कहानी मैं प्रारंभ कर रहा हूं, संविधान के बाद की जो कहानी है उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूं। यदि हम बात करें स्पेसिफिक राजस्थान के संदर्भ में, मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, फिर हम पूरे अखिल भारतीय स्तर की जो विभिन्न समितियां हैं उन समितियों की कहानी को भी हम रेगुलर रखेंगे, उन सब का भी डिस्कशन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। राजस्थान की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने बताया, भारत के अंदर पहला संस्कृत कॉलेज तो जोनाथन डंकन ने 1791 के अंदर बनारस में स्थापित कर दिया था। लेकिन राजस्थान में पहला जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना 1852 के अंदर हुई। 1852 के अंदर जयपुर के अंदर हुई। कहां पर हुई? जयपुर के अंदर, जिसको आजकल महाराज संस्कृत आचार्य महाविद्यालय कहा जाता है, उसकी स्थापना 1852 में हो चुकी थी। मतलब संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे कि मैं बता रहा था, काशी के बाद दूसरा नाम आता है तो जयपुर का आता है। जयपुर को कई बार अपरा काशी कह दिया जाता है। संस्कृत के दृष्टिकोण से, विद्वानों के दृष्टिकोण से यह बात यहां पर आती है। प्राचीन संस्कृत विद्यालयों का जो नामकरण था, उनका नामकरण ऋषिकुल था। आज भी शेखावटी के अंदर लेटेस्ट भी प्रचलित रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ इत्यादि के जो ऋषिकुल हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। मतलब संस्कृत विद्यालयों का राजस्थान में जो नामकरण किया गया, राजस्थान का नामकरण ऋषिकुल था। वाराणसी के बाद जयपुर संस्कृत अध्ययन हेतु सर्वाधिक विद्यार्थी आते थे, इसीलिए तो जयपुर को अपरा काशी इत्यादि नामकरण दिया जाता था। 1904 के अंदर ही राजस्थान के अंदर पहली संस्कृत पत्रिका संस्कृत रत्नाकर का प्रकाशन हो गया। और वर्तमान में यदि हम बात करें, भारती नामक एक पत्रिका है, भारती नामक एक पत्रिका है। ये संस्कृत रत्नाकर जो पत्रिका लगभग 50 साल तक चली, उसके बाद में भारती नामक पत्रिका का प्रकाशन अब भी जयपुर से होता है। स्वतंत्रता के बाद संस्कृत शिक्षा को लेकर पहली कमेटी 1951 में बन गई, लेकिन इसका कोई विशेष स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं था। लेकिन आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान एक पूरे के पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर संस्कृत शिक्षा को लेकर के अलग से विभाग है, सेपरेट अलग से विभाग है। मतलब पृथक विभाग की घोषणा राजस्थान में ही है। इसको लेकर के 1955 के अंदर एक कमेटी बनी थी लक्ष्मीलाल जोशी की अध्यक्षता के अंदर। लक्ष्मीलाल जोशी
लक्ष्मीलाल जोशी की अध्यक्षता के अंदर एक राजस्थान की अलग से स्पेसिफिक शिक्षा को लेकर के एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसको केवल संस्कृत शिक्षा की स्थिति के बारे में रिकमेंड करना था। तो इसने कुछ सुझाव दिए और सुझाव देकर के ये कहा कि एक तो अभी शिक्षा मिक्स चल रही थी, इसको संस्कृत शिक्षा को सेपरेट कर दिया जाना चाहिए। मतलब 10वीं 12वीं बीए जितनी भी हैं, पहली क्लास से ही संस्कृत शिक्षा का अलग से निदेशालय हो, अलग से प्रशासनिक सिस्टम हो, नंबर 1। नंबर 2, संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं थी, जैसे 10वीं को आपको पता है प्रवेशिका कहते हैं, 12वीं को वरिष्ठोपाध्याय कहते हैं, ग्रेजुएशन को शास्त्री कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन को आचार्य कहा जाता है। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि संस्कृत की जितनी भी ये डिग्रियां हैं, प्रवेशिका, वरिष्ठोपाध्याय, शास्त्री, आचार्य इत्यादि, इनको इक्विवेलेंट टू अदर जितनी भी डिग्रीज हैं उनके बराबर, उनके समकक्ष माना जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि प्रवेशिका, आचार्य या वरिष्ठोपाध्याय, शास्त्री ये अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बराबर नौकरियों में भी और सभी जगह उनको समकक्ष दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ में अलग से विश्वविद्यालयों के अंदर, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर संस्कृत शिक्षा को लेकर के अलग से विभाग हो, अलग से डिपार्टमेंट हो। इसने कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस किए और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर संस्कृत शिक्षा विभाग 1958 के अंदर संस्कृत शिक्षा को लेकर के अलग से विभाग बना दिया गया। 1958 के अंदर देश का पहला राज्य राजस्थान था, जिसके अंदर संस्कृत शिक्षा को लेकर के अलग से निदेशालय है, अलग से प्रशासनिक व्यवस्था है, अलग से सारा काम सिस्टमेटिक, अलग से परीक्षाएं अलग होती हैं, पाठ्यक्रम अलग होता है, पाठ्य पुस्तकें अलग होती हैं। ये आपको थोड़ा सा फैक्चुअल रूप में संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए। और जब 1958 के अंदर संस्कृत को अलग से विभाग की चर्चा की गई, तत्काल उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग पृथक से बनाया गया। आपको पता ही होगा मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में एक प्रसिद्धि रही है। जब इनका विवाह हुआ था तो पूरा मार्केट बंद हो गया था, क्योंकि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। इसको लेकर के मार्केट तक बंद हो गया था। राजस्थान के एक अद्भुत मुख्यमंत्री थे, ऐसा माना जाता है। 22 साल की उम्र के अंदर इनका विवाह हुआ था। इंटरकास्ट मैरिज करने की वजह से इनके लोकेलिटी नाथद्वारा के अंदर मार्केट तक बंद हो गए थे, ऐसा माना जाता है। साथ में संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से संस्कृत शिक्षा विभाग का सबसे पहली बात तो ये, संस्कृत विद्यालय जितने भी हैं उनके अंदर पहली क्लास से लेकर के ही संस्कृत पढ़ाया जाता है, जबकि सामान्य विद्यालय जितने भी हैं उनमें कक्षा 6 से संस्कृत प्रारंभ होती है। इससे आप परिचित ही हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार वो है संस्कृत साधना शिखर सम्मान, जिसको संस्कृत जगत का एक तरह से देखा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। 2007 से प्रारंभ हुआ था और पहली बार ये पुरस्कार झुंझुनू के पपूर्णा गांव के पंडित बद्री प्रसाद शास्त्री जी को 2007 में ये पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में लेटेस्ट जो यहां पर दिया गया 2019 के अंदर आशु कवि पंडित श्री रामस्वरूप दोतोलिया जी को यह पुरस्कार दिया गया 2020 और 21 के अंदर। 2020 में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, 2021 की भी घोषणा नहीं हुई है। आगामी वर्षों के अंदर एक साथ इनकी घोषणा की जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना। वर्तमान में इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो दी जाती है। संस्कृत शिक्षा विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है संस्कृत साधना शिखर सम्मान। संस्कृत साधना शिखर सम्मान पहली बार पंडित बद्री प्रसाद शास्त्री जी को, और उसके बाद में अंतिम बार 2019 के अंदर दिया गया आशु कवि पंडित रामस्वरूप दोतोलिया जी, जो बिलोची जयपुर के रहने वाले हैं, उनको लेटेस्ट दिया गया था। यहां पर यदि हम बात करें, जब संस्कृत की बात करें राजस्थान के, एक बार सेटअप की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अखिल भारतीय स्तर के ऊपर आएंगे। राजस्थान के अंदर ही
संस्कृत के विकास को लेकर के, संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर के, संस्कृत के विद्वानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए लेकर के, वैदिक साहित्य या संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए एक अकादमी की स्थापना हुई है। और वो अकादमी की जो स्थापना है 1980 के अंदर, आपको पता है जयपुर के अंदर जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है, और 1980 में जो संस्कृत दिवस है, संस्कृत दिवस के अवसर के ऊपर की गई है। संस्कृत दिवस के बारे में भी आप जान लीजिएगा। 1969 के अंदर, 1969 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और VKRV राव शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने 1969 से जो श्रावणी पूर्णिमा है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, जिस दिन आप सभी रक्षाबंधन का एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन के दिन, बाकी दिवस तो आपको पता है इंग्लिश तिथियों से होते हैं, इंग्लिश डेट से होते हैं, लेकिन संस्कृत दिवस हमेशा श्रावण पूर्णिमा अर्थात जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। 1969 से, 1969 से ही, और तत्काल उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री और VKRV राव शिक्षा मंत्री थे, उनके सहयोग से ये संस्कृत दिवस प्रारंभ हुआ था। 1980 के अंदर संस्कृत दिवस के अवसर पर राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी। और राजस्थान संस्कृत अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो माघ पुरस्कार है। उधर संस्कृत विभाग का पुरस्कार है वो कौन सा था? संस्कृत साधना शिखर सम्मान। और संस्कृत अकादमी का जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है वो है माघ पुरस्कार है। माघ पुरस्कार, इसके अलावा पंडित अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार और मंडन मिश्र पुरस्कार इत्यादि काफी पुरस्कार इनके प्रसिद्ध पुरस्कारों में से रहे हैं। तो ये सामान्य दृष्टिकोण से, संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से राजस्थान में क्या स्थिति है। और इसके बाद में 2001 के अंदर राजस्थान के अंदर संस्कृत शिक्षा को लेकर के एक नया माइलस्टोन हमारे पास आया। मदाऊ जयपुर के अंदर जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और जहां पर जो जितनी जमीन है वो सारी की सारी जमीन त्रिवेणी धाम के जो महाराज जी थे नारायण दास जी, उन्होंने उपलब्ध करवाया था। और उन्हीं के गुरु के नाम पर इसका नामकरण किया गया। नारायण दास जी के गुरु जी का नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य जी था, उन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, आपको पता ही है, अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज आपको फैक्चुअल रूप में थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए और उसको ध्यान रखना, ये आपको राजस्थान के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। राजस्थान की चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं विभिन्न आयोग, जैसे कि मैं बता रहा था अखिल भारतीय स्तर के ऊपर शिक्षा को लेकर के जितनी भी आयोग घटित हुए, चाहे राधा कृष्णन आयोग हो, चाहे मुदालियर आयोग हो, चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे शिक्षा नीतियां हो, सभी आयोगों ने, सभी नीतियों ने संस्कृत शिक्षा को लेकर के एक अलग से रिकमेंडेशंस दी हैं। तो वो कौन कौन से प्रसंग हैं उनकी चर्चा मैं यहां कर लेता हूं, आपको निरंतर इसकी तरफ ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला जो आयोग आता है हमारे पास वो आता है राधा कृष्णन आयोग 1948 to 49, जिसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता था। 10 सदस्य थे और अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसे कि आपको पता ही है भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और इन्हीं के जन्म दिवस, इनका जन्म तो हुआ था 5 सितंबर 1888 को, और इनका जो 1962 के अंदर जन्म दिवस मनाना था, उसी जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 से 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन आयोग के अंदर राजस्थान से कोई भी सदस्य नहीं थे। 1954 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। अब यहां पर जो संस्कृत के बारे में क्या रिकमेंड किया सुनो। कक्षा 9 और 10 में शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत का स्थान हो। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की बजाय और कोई भारतीय भाषा हो, क्योंकि आपको पता ही है
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा को लेकर के यह पहला आयोग था। पहला आयोग होने की वजह से, क्योंकि तत्काल व्यवस्था में अंग्रेजी माध्यम से यह अध्यापन हो रहा था, तो यहां कहा गया कि उच्च शिक्षा में जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है उसको चेंज करके आपको भारतीय भाषा रखनी है, और ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर संस्कृत अवश्य तौर पर हो। एक तरह से देखा जाए कुछ विशेष रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं किए। लेकिन 1952-53 के अंदर हमारे पास दूसरा आयोग आता है, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने यहां पर, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, मुदालियर आयोग को, जिसमें कुल मिलाकर के 10 सदस्य थे, 10 कैंडिडेट थे, और राजस्थान से जो यहां पर सदस्य थे, एक सदस्य थे केएल श्रीमाली, उदयपुर के रहने वाले। मुदालियर आयोग के अंदर राजस्थान से भी एक सदस्य थे, और ये मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि जैसे आपको पता है राधा कृष्णन आयोग तो उच्च शिक्षा को लेकर के रिकमेंड कर रहा था, माध्यमिक शिक्षा को लेकर के जो रिकमेंडेशन का कार्य है वो कार्य यहां पर मुदालियर आयोग कर रहा है। और मुदालियर आयोग ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी, सुन लीजिएगा। संस्कृत भाषा को रूप में यहां पर क्या कहा गया कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के मिश्रित पाठ्यक्रम के अंदर संस्कृत के स्थान की बात की गई। मतलब जो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा है ना, उसके साथ मिक्स करके संस्कृत को पढ़ाने की बात मुदालियर आयोग ने की, और यहां पर संस्कृत को आधुनिक भाषाओं में सम्मिलित किया गया। हिंदी तो अनिवार्य थी, लेकिन विद्यालय पाठ्यक्रम के अंदर संस्कृत भाषा भी हो। मतलब एक तरह से देखा जाए यहां पर संस्कृत को आधुनिक भाषाओं के अंदर स्वीकार किया गया। 2 आयोग आए, उच्च शिक्षा को लेकर के राधा कृष्णन आयोग हो गया, माध्यमिक शिक्षा को लेकर के ये मुदालियर आयोग हो गया। लेकिन इन दोनों आयोगों के बाद में भी संस्कृत को जो सम्मानजनक स्थान मिलना था वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। सम्मानजनक स्थान देने के लिए संस्कृत के लिए अलग से जब बात आती है शिक्षा को लेकर के, तो अलग से आयोग के गठन की भी पृष्ठभूमि तैयार की गई। मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सूत्र के रूप में 2 भाषाओं के सूत्र में 2 विकल्प दिए, जिनमें पहली भाषा के अंदर कोई एक होती, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर इनके साथ शास्त्रीय भाषा का मिश्रित रूप, इनमें से कोई एक हो, एक भाषा तो यहां से हो, द्विभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया। और दूसरी विकल्प के रूप में क्या कहा, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है उनके लिए हिंदी, और प्रारंभिक अंग्रेजी या फिर उच्च अंग्रेजी, या फिर यहां पर कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या कोई भी विदेशी भाषा, और कोई भी भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा, इनमें से कोई एक। मतलब द्विभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया, एक भाषा तो इनमें से कोई एक होगी, और एक 6 विकल्प दे दिए, इन 6 विकल्पों में से कोई एक होगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं मुदालियर आयोग ने भी संस्कृत को लेकर के कोई अलग से बात नहीं कही। मुदालियर आयोग ने केवल क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा का जो मिश्रित पाठ्यक्रम है, उस मिश्रित पाठ्यक्रम के अंदर ही संस्कृत शिक्षा की बात कही, संस्कृत को लेकर के रिकमेंडेशंस यहां पर दी। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका जो द्विभाषा सूत्र है उसको संशोधित भी कर दिया गया। अब आते हैं, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि मैं बता रहा था, संस्कृत के बारे में रिकमेंड करने के लिए, संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए अलग से जो आयोग का गठन किया गया, वो गठन किया गया पहला संस्कृत आयोग 1956 के अंदर इसका गठन किया गया, और 1 अक्टूबर 1956 को केंद्र सरकार ने इसका संगठन किया। और उस समय, क्योंकि आपको पता ही है, संस्कृत आयोग का गठन शिक्षा मंत्रालय, जिसका पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके अधीन हुआ करता है। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और इस संस्कृत आयोग का मुख्य उद्देश्य केवल संस्कृत शिक्षा को लेकर के रिकमेंड करना था। अभी तक तो पूरा चल रहा था, लेकिन संस्कृत को लेकर के पहला आयोग यह गठित हुआ 1956 के अंदर। आपको ध्यान रखना, अब मैंने पहला शब्द इसलिए जोड़ दिया क्योंकि दूसरा भी आ गया। यदि दूसरा नहीं होता तो हमें केवल संस्कृत आयोग ही कहना पड़ता,
ये पहला संस्कृत आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। तत्काल उस समय में सुनीति कुमार चटर्जी पश्चिमी बंगाल की विधान परिषद के अध्यक्ष थे। उस समय पश्चिमी बंगाल के अंदर जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा और विधान परिषद दो अंग हुआ करते थे। उसमें से जो विधान परिषद था, विधान परिषद के अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी, 9 सदस्य थे। राजस्थान से इसमें कोई भी सदस्य नहीं था, राजस्थान से कोई भी सदस्य इस आयोग के अंदर नहीं था। यहीं पर यदि हम बात करें, अक्टूबर 1957 में इसने रिपोर्ट दी, प्रतिवेदन दिया, 12 अध्यायों के अंदर इसने प्रतिवेदन दिया। और यहां पर जो प्रतिवेदन का जो शीर्षक था, साहित्य और कलाकृति नाम से इन्होंने प्रतिवेदन दिया। साहित्य और कलाकृति के नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संस्कृत को लेकर के था, तो संस्कृत के पॉजिटिव पॉइंट्स को इसने रखा पूरा का पूरा, और कहा कि संस्कृत वास्तव में देखा जाए भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अवतार है। मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता को यदि जानना है तो संस्कृत माध्यम से, भारतीय संस्कृति को यदि आप सुस्थापित रखना चाहते हो तो संस्कृत के माध्यम से। ये सारी बातें इन्होंने कही। माध्यमिक विद्यालयों में इन्होंने कहा कि संस्कृत एक अनिवार्य सब्जेक्ट हो। माध्यमिक विद्यालयों के अंदर इन्होंने एक संशोधित भाषा सूत्र दिया, जिसके अंदर मातृभाषा 1 नंबर, आंग्ल भाषा 2 नंबर और 3 नंबर पे संस्कृत, अरबी, फारसी, तमिल, लैटिन, ग्रीक इत्यादि में से किसी एक भाषा। एक तरह से देखा जाए जो त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट है वो यहां पर वो दे देते हैं। विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर के रिकमेंड किया। पाठ्यक्रम में जैसे अन्य विषयों को महत्ता प्रदान की जाती है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत को भी महत्ता प्रदान करने की बात की गई। विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना को जो बात की थी 1958 के अंदर ही, जो मैं बता रहा था आपको, जोनाथन डंकन ने जिस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस के अंदर 1791 के अंदर, 1791 के अंदर प्राच्यवादी जोनाथन डंकन ने जिस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी देने का यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है 1958 के अंदर संस्कृत आयोग की अनुशंसा पर दिया गया। 1958 के अंदर वाराणसी का जो संस्कृत कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय, ये संपूर्णानंद शब्द आगे जाकर के जोड़ा है, लेकिन ये संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा 1958 के अंदर ही उसको दे दिया गया। साथ में यदि संस्कृत आयोग ने 4 योजनाएं रखी, सुनिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, 4 योजनाएं दी, जिसमें पहली योजना दी कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, नंबर 1। दूसरी अंग्रेजी या हिंदी हो, जो अहिंदी क्षेत्र है उनके अंदर हिंदी हो, या फिर आधुनिक भारतीय भाषा हो कोई भी, या फिर संस्कृत या अन्य कोई भाषा हो। त्रिभाषा के अंदर एक योजना तो इन्होंने ये दी। दूसरी योजना इन्होंने दी जिसके अंदर मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी या अन्य कोई भारतीय भाषा, और चौथी भाषा, मतलब ये 4 भाषाओं का कॉन्सेप्ट भी रख दिया साथ में, या फिर ये तरीका हो। ये तीसरी प्लानिंग दी। तीसरी प्लानिंग इसने कहा कि दूसरी भाषा की तरह 4 भाषाएं हो, लेकिन संस्कृत माध्यम से परीक्षा नहीं हो, संस्कृत के मार्क्स भी एग्जाम के अंदर नहीं जुड़े। लेकिन ये तो कमजोर योजना थी, तीसरी योजना को तो खुद ने कमजोर मान लिया। और एक चौथी योजना दी जिसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत का मिश्रित स्वरूप, अंग्रेजी या फिर हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, या फिर हिंदी अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का जो मिश्रित पाठ्यक्रम है। लेकिन इनका जो पहली योजना थी, पहली योजना ज्यादा प्रसिद्ध रही है। संस्कृत आयोग ने संस्कृत को लेकर के 4 योजनाएं प्रस्तुत की थी। कितनी योजनाएं? 4 योजनाएं प्रस्तुत की, और उन 4 योजनाओं के अंदर जो विशेष तौर पर जो बातें कही गई उनको यहां पर रखा गया। 1957-58 की बात हो गई। पहला आयोग राधाकृष्णन, दूसरा आयोग मुदालियर, तीसरा आयोग प्रथम संस्कृत आयोग। अब आते हैं हम चौथे आयोग की ओर। चौथा आयोग है शिक्षा आयोग, जिसको आपको पता है कोठारी आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो DS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे। उनके नाम के आधार पर इसका जो नामकरण किया गया वो कोठारी आयोग किया गया। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था, और 1966 में इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। और हमारे आयोगों में से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये ऐसा आयोग है जिसमें 17 सदस्य थे,
17 सदस्यों में 6 सदस्य विदेशी भी थे। मतलब अभी तक तो भारत के या विभिन्न आयोगों में भारत के शिक्षाविदों को रखा जाता है, इसमें विदेशी सदस्य भी रखे गए थे। राजस्थान से कोई सदस्य नहीं थे। अध्यक्ष डीएस कोठारी थे, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, उसके अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। उनकी अध्यक्षता में शिक्षा को लेकर के, ये संपूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। राधाकृष्णन आयोग केवल यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा को लेकर के था। मुदालियर आयोग केवल माध्यमिक शिक्षा को लेकर के था। संस्कृत आयोग केवल संस्कृत शिक्षा को लेकर के था। लेकिन कोठारी आयोग ये समस्त शिक्षा के क्षेत्र जितने भी हैं, माध्यमिक प्राथमिक हो चाहे उच्च स्तर हो चाहे संस्कृत शिक्षा हो, सबको लेकर के रिकमेंड करने का कार्य इन्होंने किया। और इनका जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का जो हेडिंग थी वो थी शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। इन्होंने जो हेडिंग दी वो दी शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। यहां पर एक बात इन्होंने विशेष कही, जैसे आपने देखा होगा आईएएस, आईपीएस, प्रशासन के अंदर आईएएस, पुलिस प्रशासन के अंदर आईपीएस, या फिर आपने देखा होगा फॉरेन सर्विसेज आईएफएस, ये प्रमुख भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं। उसी तरह से इन्होंने भारतीय शिक्षा सेवा, एक तरह से देखा जाए अलग से स्पेशल इंडियन एजुकेशन सर्विसेज आईईएस की स्थापना को लेकर के इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और विश्वविद्यालय और विद्यालयों के अंदर इन्होंने कहा कि संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हो। और एक बड़ी बात की, त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने संस्कृत को स्थान नहीं दिया, मातृभाषा के साथ इनको पढ़ने की बात की गई। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, संस्कृत भाषा के साथ इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, प्राचीन। वो जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का समुदाय था ना, उससे बाहर कर दिया। संस्कृत को प्राचीन विषय मान करके, प्राचीन भाषा मान करके आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो समुदाय था, उस समुदाय से पृथक्कीकरण कर दिया, दूर करने का कार्य इस आयोग ने कर दिया। इसके अलावा यहां पर हमारे पास विभिन्न शिक्षा नीतियां आती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल मिलाकर के 3 शिक्षा नीतियां बन चुकी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले 1968, उसके बाद में 1986 1986, और उसके बाद में 2020 2020। स्वतंत्र भारत में कुल 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। 1968 की जो शिक्षा नीति थी, अब शिक्षा नीतियों के नजर के अंदर संस्कृत का स्थान क्या है उसको देख लीजिएगा एक बार। इंडोलॉजी, देखो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या हम बात करें उच्च शिक्षा के स्तर पर, संस्कृत को इंडोलॉजी रूप में, भारतीय इतिहास के रूप में संस्कृत का अध्ययन हो। मतलब इंडोलॉजी, संस्कृत के लिए अलग से शब्द दे दिया, वो दे दिया इन्होंने इंडोलॉजी, भारतीय इतिहास। इंडोलॉजी के रूप में संस्कृत का अध्ययन होना चाहिए, ऐसा मानना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति का। और संस्कृत ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो। और एक बात इन्होंने कही, जो पाली प्राकृत इत्यादि भाषाएं हैं उनके बीच में संबंध, सहसंबंध की स्थापना यहां की जानी चाहिए, ऐसा पहली शिक्षा नीति ने कहा। जबकि जो यहीं पर जो त्रिभाषा सूत्र दिया गया, वो 2 प्रकार का त्रिभाषा सूत्र दिया गया। ध्यान रखना, संस्कृत की स्थिति विशेष तौर पर राजस्थान के संदर्भ में तो वैकल्पिक भाषा की है, लेकिन यदि अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा करें तो दोनों प्रकार की स्थिति है। हिंदी भाषी राज्यों के लिए अलग स्थिति है और गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके लिए अलग स्थिति है। पहली शिक्षा नीति ने अहिंदी प्रदेश, मतलब जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, ऐसे प्रदेशों के अंदर जो त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया, पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी भाषा और तीसरी भाषा अंग्रेजी भाषा को रखा गया। जबकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, ये त्रिभाषा सूत्र के अंदर ये रखा गया। तो संस्कृत की स्थिति को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है अखिल भारतीय स्तर पर, तो हिंदी भाषी राज्य और हिंदीतर, हिंदी से भिन्न जो भाषी राज्य हैं उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग बात यहां पर कही गई है, त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था, 1968 की पहले शिक्षा नीति, 68 के बाद में 69 के अंदर एक विशेष घटना हुई।
विशेष घटना, जैसे कि मैं बता रहा था, संस्कृत दिवस को मनाए जाने का एक प्रचलन प्रारंभ हुआ। श्रावण मास की जो पूर्णिमा है अर्थात रक्षाबंधन, 1969 से ही संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 से ही श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संस्कृत दिवस को प्रारंभ करने के वक्त जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे VKRV राव। जैसे कि आपको पता है परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर के इनकी अध्यक्षता के अंदर और जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो VKRV राव थी उनके अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया। VKRV राव कमेटी का गठन भी किया गया। इस प्रकार से ये जो संस्कृत शिक्षा है इसको लेकर के सामान्य चर्चा यहां पर की जाती है। तो एक तरह से देखा जाए एक ये युग आ गया। इस युग के अंदर संस्कृत शिक्षा को लेकर के एक विशेष चर्चा यहां पर हमने की। अब आगामी स्तर आता है, इसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति, इसके बाद में विभिन्न केस जो सुप्रीम कोर्ट तक जो केस पहुंचे उनको लेकर के, इसके बाद में जो दूसरा संस्कृत आयोग गठित हुआ एन गोपाला स्वामी कमेटी, इसके बाद में हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी चर्चा, और परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर के विभिन्न जो कमेटियां गठित की गई उन कमेटियों की जो चर्चा है उन चर्चा को हम रखेंगे आगामी कक्षा में, क्योंकि विषय विस्तृत है उसको हम आगामी कक्षा के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर और बाकी जितने भी संदर्भ हैं 2021 तक का जो विषय है उसको हम रखेंगे आगामी कक्षा में। धन्यवाद। ठीक है, तो ये आज हमने संस्कृत शिक्षा को लेकर के विभिन्न समिति और आयोग, चूंकि ये विषय थोड़ा सा विषय विशाल था, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इस वजह से इस विषय को हमने जो हमारा विषय था उसको हमने रखा है। और ये जो महापुरुष हैं इनको मैं खुद हटाता हूं पहले इतना कंटेंट रखा है, इस कंटेंट को आप अवश्य तौर पर पढ़ लें और अच्छे से समझें। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार अपना सुझाव अवश्य तौर पर मेरे को रखना, अवश्य तौर पर मेरे को देना। और इसका जो आगामी पार्ट है कल यथावत 9 बजे हम लाइव रखेंगे, उसको आप रखना है। कल इस विषय को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 2 घंटे की लगातार क्लास कर पाना संभव नहीं था, इस वजह से इस विषय को मैं यहीं पर समापन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो उत्साह दिखाया उसके लिए आपका सुझाव अवश्य तौर पर मेरे को नीचे अवश्य तौर पर लिखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास भी लाइव कंटिन्यू रखेंगे हम इसी जगह पर, आपको देखना है, दूसरी क्लास भी आपको मिलेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।